एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाई क्विज प्रैक्टिस फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से टाइप के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो जून 2021 शिफ्ट 2 का जो पेपर है उसके अंदर जितने भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन आए हैं उन सभी को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चाहे वो पार्ट बी के हों, पार्ट सी के हों, किसी भी यूनिट के हों, जितने भी मैथ्स टाइप क्वेश्चन इस पेपर के अंदर आए हैं उन सबको हम आज की वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट नंबर 9 का है और यहाँ पर आपको दिया है द टेबल बिलो लिस्ट द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। कॉलम 1 के अंदर आपको ऑर्गेनिज्म का नाम दिया गया है और कॉलम 2 के अंदर बताया है कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो किस टाइप का होता है। आपको मैच करके बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर बात की गई है प्रोटोजोआ की, जेलीफिश की, फ्लैटवर्म की और बोनीफिश की। आपको बताना है कि उनका जो नर्वस सिस्टम है वो किस टाइप का होता है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लर्निंग बेस पर ये क्वेश्चन है, आपको चीजें याद करनी होंगी। तो यहाँ पर जो प्रोटोजोआ होता है उसका जो नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन वाला होता है। जेलीफिश की अगर बात करते हैं तो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है विद स्मॉल गैंग्लियन सेंटर्स। साथ में जो फ्लैटवर्म होता है उसका नर्वस सिस्टम है टू सिफेलिक गैंग्लिया जॉइंड बाय अ कॉमिसर्स। और जो बोनीफिश होती है उसका जो नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, तो अब चलिए इनको मैच कर लेते हैं। प्रोटोजोआ का क्या था? फोर्थ वाला, यानी कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन होता है, यानी ए का हो जाएगा फोर्थ। और ए का फोर्थ हमें दो ऑप्शन में दिया है, यानी फर्स्ट को और थर्ड को तो हम कट कर सकते हैं। इसके बाद जो बोनीफिश होती है उनका होता है सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि डी का हो जाएगा 1 और यहाँ पर दोनों में डी का 1 भी दिया हुआ है। ठीक है, ये जो जेलीफिश है इसका होता है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम विद स्मॉल गैंग्लियन सेंटर, यानी बी का हो जाएगा 3rd। और बी का 3rd हमें केवल सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। देखो हमने यहाँ भी किया है कि बी का क्या है, बी का दिया हुआ है 3rd। तो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और जो सी है इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो ये बातें आपको याद रखनी होंगी जो कि दिया गया है नर्वस सिस्टम के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेबल बिलो लिस्ट नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड डिफरेंट एरिया ऑफ साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन। लिस्ट 1 के अंदर आपको दिया है साइंटिस्ट का नेम और लिस्ट 2 के अंदर बताया है कि इन साइंटिस्ट ने किस चीज में कंट्रीब्यूशन किया है, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर जो यूनिट नंबर 10 है यानी इकोलॉजी है उसमें हम पढ़ते हैं टॉपिक आइलैंड बायोजियोग्राफी। और हर बार हम पढ़ते हैं कि जो आइलैंड बायोजियोग्राफी है वो दिया है मैकऑर्थर ने और विल्सन ने। तो मैकऑर्थर ने और विल्सन ने हमें क्या दिया है, आइलैंड बायोजियोग्राफी का कॉन्सेप्ट दिया है। यानी ई को हम कनेक्ट कर सकते हैं 4th से, ई को हम कनेक्ट कर सकते हैं 4th से, और ई का 4th केवल हमें एक ही ऑप्शन में दिया है। तो आप केवल एक ऑप्शन से ही अपने सही आंसर पर आ गए हैं, दैट इज 4th ऑप्शन। तो ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप 1 या 2 या फिर मैक्सिमम 3 ऑप्शन से अपने सही आंसर पर आ जाते हैं। तो इसमें अगर आपको इनके बारे में नहीं भी पता है कि इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है और आपको केवल इतना याद है कि आइलैंड बायोजियोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैकऑर्थर और विल्सन ने दिया है, तो आप इस पूरे क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मैं आपको बता देती हूँ। जो अल्फ्रेड वेल्से हैं उन्होंने दिया है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। जो कॉर्नार्ड लॉरेंज है उन्होंने बताया है इथोलॉजी के बारे में। जो जोसेफ बैंक्स है उन्होंने बॉटनी के बारे में बताया है। और जो E.O. विल्सन है उन्होंने बात की है सोशियोबायोलॉजी की। और जो मैकऑर्थर और विल्सन है उन्होंने बताया है आइलैंड बायोजियोग्राफी। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पर जो अल्फ्रेड वेल्से हैं उन्होंने बताया है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। जो कॉर्नार्ड लॉरेंज है उन्होंने बताया है इथोलॉजी के बारे में। जोसेफ बैंक ने बताया है बॉटनी के बारे में। और E.O. विल्सन जो है उन्होंने बताया है सोशियोबायोलॉजी के बारे में। और दोनों ने कंबाइन होकर बताया है आइलैंड बायोजियोग्राफी के बारे में, यानी 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। The early embryonic development in amphibians and aves serve as 2 different model plan for the development। यानी कि जो अर्ली डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का एम्फीबियंस के अंदर और एव्स के अंदर, यहाँ आपको बताया है एम्फीबियंस के बारे में, यहाँ बताया है एव्स के बारे में। तो वो दोनों ही हमें अलग अलग मेथड बताते हैं डेवलपमेंट का कि किस किस तरीके से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि एम्फीबियन में अलग तरीके से होती है, एव्स में अलग तरीके से होती है। In the former, the germ layer formation is initiated from a fluid-filled ball-like blastula, while in the latter, the germ layer formation is initiated on a flat blastodisc. Given below are some of the terms for amphibian embryo in column 1 and from avian embryo in the column 2. column 1 के अंदर आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं एम्फीबियन के अंदर जो डेवलपमेंट होता है उसके रिगार्ड में, और column 2 के अंदर आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं जो एवियंस के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसके रिगार्ड में। आपको बताना है कि नाम तो अलग अलग है लेकिन समहाउ उनका जो काम है वो सिमिलर होता है। आपको मैच करके बताना है कि कौन सा किसके सिमिलर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है
यूनिट नंबर 5 यानी डेवलपमेंटल बायोलॉजी से। तो एम्फीबियन एम्ब्रियो के अंदर हम ब्लास्टोसिल को पढ़ते हैं, वहीं पर एवियन एम्ब्रियो के अंदर उस टर्म को ही या फिर ये जो काम करता है वो ही काम कौन करता है, बिटवीन द एफिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में जो मटेरियल होता है वो सेम काम करता है जो हमारा ब्लास्टोसिल का होता है। ऐसे ही एम्फीबियन एम्ब्रियो के अंदर जो ब्लास्टोपोर होता है वो सिमिलर होता है एवियन एम्ब्रियो के अंदर प्रिमिटिव ग्रूव से। यहाँ पर जो ब्लास्टोपोर लिप होता है वो सिमिलर होता है प्रिमिटिव स्ट्रिक से, और जो डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर होता है एवियन के अंदर वो हेंसन नोड की तरह काम करता है। इसके बाद जो न्यूक्लियस सेंटर है इन एम्फीबियन एम्ब्रियो एवियन एम्ब्रियो के अंदर वो पोस्टीरियर मार्जिनल जोन होता है यानी कि PMZ। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है, इस तरीके से भी कंपैरिजन के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ब्लास्टोसिल को हम किससे मैच करेंगे, देखिए यहाँ पे ब्लास्टोसिल को हम किससे मैच करेंगे, बिटवीन एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, यानी ए का हो जाएगा फोर्थ। और देखिए ए का फोर्थ आपको दो ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि इनको तो हम कट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आफ्टर दैट ब्लास्टोपोर लिप जो है उसको हमने किससे मैच किया है, ब्लास्टोपोर लिप को हमने किया है प्रिमिटिव स्ट्रिक से। तो यानी कि ब्लास्टोपोर लिप को हम मैच कर सकते हैं सेकंड से। तो बी का दिया हुआ है सेकंड, और बी का सेकंड केवल आपको सेकंड ऑप्शन में ही दिया है, तो हम फर्स्ट को भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपने देखा केवल दो ऑप्शन से ही, दो मैच करते ही हम अपने सही आंसर पर आ गए हैं, दैट इज द सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर को हमने कंपेयर किया था डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर को हेंसन नोड से, तो इसका हो जाएगा द थर्ड वन ब्लास्टोपोर प्रिमिटिव ग्रूव, और न्यूक्लियस सेंटर जो है वो हमने मैच किया था पोस्टीरियर मार्जिनल जोन से, यानी सेकंड ऑप्शन ओवरऑल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम X रिप्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वायरस एंड कॉलम Y रिप्रेजेंट द मैकेनिज्म जनरली एडॉप्ट बाय द वायरस टू अवॉइड द होस्ट डिफेंस। यानी कि कॉलम X के अंदर आपको दिया है वायरस का नाम, कॉलम Y के अंदर आपको बताया है कि ये वायरस अपने होस्ट का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको कैसे इवेड करते हैं, कैसे ब्रेक करते हैं, ये आपको मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो देखो इसमें आपको दिया है हेपेटाइटिस सी, हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस यानी HSV, वैक्सीनिया वायरस, और दिया है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV। तो HIV के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि ये जो HIV वायरस होता है उसमें कॉन्स्टेंट चेंज होता रहता है। मतलब जैसे ये बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो होस्ट उसके अगेंस्ट जो भी डिफेंस मैकेनिज्म करता है वो फिर से अपने अंदर चेंज कर लेता है। जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है होस्ट उस वायरस पर, ये अपने अंदर फिर से चेंज कर लेता है, फिर से चेंज करता रहेगा। इस तरीके से कॉन्स्टेंटली उसके अंदर जो एंटीजन पार्ट है उसका उसमें बार बार चेंज होता रहता है। ठीक है, तो यहां पर इसको मैच कर सकते हैं बाय कॉन्स्टेंटली चेंजिंग देयर एंटीजन्स कॉल्ड द एंटीजेनिक वेरिएशन। मतलब कि HIV के अंदर जो एंटीजेनिक वेरिएशन है वो काफी ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से डी को हम मैच कर सकते हैं थर्ड से। और देखो डी का थर्ड केवल आपको एक ही ऑप्शन में दिया है फोर्थ में, तो मतलब एक ही मैचिंग से हम अपने सही आंसर पर आ गए हैं। इसके बाद बात करें हेपेटाइटिस सी की, तो ये क्या करता है कि होस्ट के अंदर जो एंटीवायरल साइटोकाइनिन है, मतलब उस होस्ट के पास उस वायरस को खत्म करने के लिए जो साइटोकाइनिन प्रेजेंट होते हैं, ये हेपेटाइटिस सी उन्हीं साइटोकाइनिन को ब्रेक कर देता है, इवेड कर देता है। तो उसको हम मैच कर सकते हैं कि जो हेपेटाइटिस सी होता है वो कैसे स्टे करता है होस्ट के अंदर, बाय इवेडिंग द एक्शन ऑफ IFN अल्फा बीटा द मेजर एंटीवायरल साइटोकाइनिन। ये जो मेजर एंटीवायरल साइटोकाइनिन होते हैं होस्ट के पास उसको इवेड कर देता है। तो ए को हम मैच कर सकते हैं फोर्थ से। तो देखो यहाँ ए का फोर्थ ही दिया है। इसके बाद जो हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस होता है HSV, ये क्या करता है कि जो CD8+ T सेल होते हैं उनको फंक्शन नहीं करने देता। होता क्या है कि जब जैसे कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो उसका सेल उसको प्रेजेंट करता है, अपने ऊपर प्रेजेंट करता है, ताकि जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो सारा फॉर्म हो सके। कोई एंटीबॉडी बननी है तो वो फॉर्म हो सके, कोई मैक्रोफाज आना है तो वो आ सके। तो यहाँ पर ये जो हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस होता है होस्ट के उसी सिस्टम को खत्म कर देता है प्रेजेंट करने का, कि ना ही तो प्रेजेंट होगा ना ही वहां पर कोई डिफेंस मैकेनिज्म फॉर्म होगा। इस तरीके से ये स्टे कर पाता है होस्ट के अंदर। तो बी को हम मैच कर सकते हैं 1 से, बाय इनहिबिटिंग द एंटीजन डिलीवरी टू क्लास 1 MHC रिसेप्टर ऑन वायरस इन्फेक्टेड सेल, thus preventing the presentation of viral antigen to the CD8+ T सेल। ठीक है, तो बी का हो जाएगा 1, और बी का आपको यहाँ पर 1 दिया हुआ है। इसके बाद बचता है वैक्सीनिया वायरस। वैक्सीनिया वायरस क्या करता है, बाय इवेडिंग द एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन थ्रू द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। ये जो होस्ट के अंदर एंटीबॉडीज बनेंगी उस वायरस को खत्म करने के लिए, ये उस सिस्टम को ही डिस्ट्रैक्ट कर देता है, मतलब ब्रेक कर देता है, ताकि वो एंटीबॉडीज ना बन सके और ये आराम से वहां पर स्टे कर सके। तो इस तरीके से जो फोर्थ ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर मैंने मैच भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो हेपेटाइटिस सी होता है उसको हम फोर्थ से मैच करेंगे। बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा सेकंड, और डी का हो जाएगा थर्ड। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद द स्टेटस इन कॉलम बी। कॉलम ए के अंदर आपको कुछ ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, कॉलम बी में उनके बारे में कुछ बताया गया है। आपको मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, और ये यूनिट नंबर 9 का क्वेश्चन है।
तो यहाँ आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा फॉसिल है और कौन सा लिविंग फॉसिल है। डिफरेंस क्या होता है दोनों में? फॉसिल का मतलब होता है जिसकी अभी डेथ हो गई है, कुछ रिमेनिंग पार्ट बचे हैं जिनके बिहाफ पर हम इन्हें फॉसिल बोल देते हैं। लिविंग फॉसिल का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म जिसको हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं वो अभी भी सर्वाइव कर रहा है, लेकिन बहुत टाइम से उसमें कोई भी चेंज नहीं हो पाया है। मतलब जैसे उसके पास प्रिमिटिव कैरेक्टर पहले थे ऐसे ही कैरेक्टर है, उसने टाइम के साथ में कुछ भी अपने अंदर चेंज नहीं किया है, लेकिन वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, लिविंग है, तो उन्हें हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल। जबकि फॉसिल क्या होते हैं? जिनकी डेथ हो गई है, जो कि मतलब खत्म हो गए हैं, अब उनका कुछ ही पार्ट रिमेनिंग बचे हैं, तो उसको हम फॉसिल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है कि इन चारों में से कौन फॉसिल है और कौन लिविंग फॉसिल है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें समझाने का कुछ भी नहीं है, आपको चीजें याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो कैलिमोडोन है ये फॉसिल है, और जो एंकाइलोसिफेरोडोन है ये भी फॉसिल है, जबकि टोटारा और साइफोसूरा ये क्या है? लिविंग फॉसिल है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी होंगी। तो जो टोटारा है और साइफोसूरा है ये दोनों क्या है? लिविंग फॉसिल है, यानी बी और सी को हम कनेक्ट कर सकते हैं वाई से, और बी और सी वाई का है, ये केवल आपको एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अगेन आप एक ही मैचिंग से अपने सही आंसर पर आ गए हैं। जबकि ए और डी जो है उसको आप मैच करेंगे एक्स से, तो ए और डी एक्स है, बी और सी क्या है? वाई है, यानी सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी यूनिट नंबर 9 से ही आया हुआ है। यहाँ आपको दिया है सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीसीज एंड द नॉन कॉज ऑफ देयर पॉपुलेशन डिक्लाइंस। यानी कॉलम एक्स के अंदर आपको स्पीसीज के नाम दिए गए हैं, कॉलम वाई के अंदर आपको कुछ केमिकल्स के नाम दिए हैं जिनकी वजह से इन ऑर्गेनिज्म का जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो जाता है, इनकी डेथ हो जाती है। आपको बताना है कि किस केमिकल से किस स्पीसीज का डेथ होता है, ये मैच करके आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो हनी बी होती है, हनी बी की पॉपुलेशन को अगर हमें डिक्लाइन करना है तो वहां हम यूज करते हैं नियोनिकोटिनोइड्स को हम इस्तेमाल करते हैं। जो जिप्स वल्चर होते हैं उनको खत्म करने के लिए हम डिक्लोफिनेक का इस्तेमाल करते हैं। जो सेल्फिश होती है उनको खत्म करने के लिए हम मिथाइल मर्क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो मिनो होते हैं उनकी पॉपुलेशन को डिक्लाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंथेटिक ऑस्ट्रोजन। ठीक है, तो चलिए इनको एक बार मैच कर लेते हैं। यहाँ पर जो हनी बी है उनको पॉपुलेशन को डिक्लाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नियोनिकोटिनोइड्स, यानी कि ए का हो जाएगा फोर्थ, और ए का फोर्थ देखो आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बाकी आप सारे कट कर सकते हैं। आपका सही आंसर आ गया है सेकंड ऑप्शन। जो जिप्स वल्चर होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं डिक्लोफिनेक, जो सेल्फिश होता है उसको किल करने के लिए हम यूज करते हैं मिथाइल मर्क्यूरी, और मिनो को करने के लिए सिंथेटिक ऑस्ट्रोजन, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है यूनिट नंबर 3 यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया है। कॉलम ए के अंदर आपको कुछ एंजाइम्स के नाम दिए हैं, कॉलम बी के अंदर ये एंजाइम क्या करते हैं ये आपको दिया हुआ है। मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो टोपोआइसोमेरेज 1, डीएनए टोपोआइसोमेरेज 2, पॉलीमेरेज एप्सिलॉन, पॉलीमेरेज डेल्टा, ये आपको 4 दिए हैं। चलिए इनके फंक्शन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सो जो डीएनए पॉलीमेरेज एप्सिलॉन होता है जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका काम होता है सपोर्ट द लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। यूकैरियोटिक के अंदर जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है उस दौरान जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसकी सिंथेसिस में ये एप्सिलॉन हेल्प करता है। जबकि जो डीएनए पॉलीमेरेज डेल्टा होता है वो सपोर्ट करता है लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस इन द यूकैरियोट। जो टोपोआइसोमेरेज 1 है वो सिंगल स्ट्रैंड निकिंग करता है, जबकि जो टोपोआइसोमेरेज 2 होता है सुपर कोइलिंग को हटाने के लिए वो डबल स्ट्रैंड ब्रेक करता है और लाइगेशन करता है। ठीक है, चलिए तो इसको मैच कर लेते हैं। यहाँ पर जो टोपोआइसोमेरेज 1 है वो क्या करेगा? निकिंग करेगा। मतलब कि जैसे डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं तो निकिंग का मतलब है केवल एक स्ट्रैंड में ही कट करना। तो ये कौन करेगा? टोपोआइसोमेरेज 1 जो है सुपर कोइलिंग को खत्म करने के लिए वो केवल एक ही स्ट्रैंड में कट करता है, जिसको निकिंग बोलते हैं, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड निकिंग। तो ए का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, और ए का फोर्थ आपको 2 में दिया है, यानी सेकंड को हम कट कर सकते हैं और फोर्थ को भी हम कट कर सकते हैं। ओके, डीएनए टोपोआइसोमेरेज 2 क्या करता है? ये डबल स्ट्रैंड ब्रेक करता है और लाइगेशन, यानी बी का हो जाएगा थर्ड, और बी का थर्ड ओके आपको दोनों में दिया हुआ है। जो पॉलीमेरेज एप्सिलॉन है ये क्या करेगा? एप्सिलॉन हेल्प करता है इन द लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस, यानी सी का हो जाएगा सेकंड, और सी का सेकंड तो केवल आपको एक ही ऑप्शन में दिया है तो ये भी हम कट कर देंगे। हमारा सही आंसर आ गया है द फर्स्ट ऑप्शन। जो पॉलीमेरेज डेल्टा होता है वो हेल्प करता है इन द लैगिंग स्ट्रैंड, और लैगिंग स्ट्रैंड में होते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, यानी कि इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट, यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है plant pathogen produce effector molecule that aid in the colonization of their host cell. कॉलम X डिनोट द नेम ऑफ इफेक्टर मॉलिक्यूल, और कॉलम Y ने बताया है उनका फंक्शन। यानी ये क्वेश्चन आया है यूनिट नंबर 6 प्लांट फिजियोलॉजी से। कॉलम X के अंदर आपको कुछ इफेक्टर्स मॉलिक्यूल का नाम बताया है, और कॉलम Y के अंदर उनका फंक्शन आपको बताया है। मैच करके बताना है कि कौन सा सही है।
तो HC टॉक्सिन के बारे में बताना है, फ्यूसिकोकिन के बारे में बताना है, GA3 के बारे में बताना है और TAL के बारे में आपको बताना है। चलिए इसके बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ। जो फ्यूसिकोकिन है इसको हम FC टॉक्सिन भी बोलते हैं, इज अ फंगल टॉक्सिन दैट एक्टिवेट द प्लांट प्लाज्मा मेम्ब्रेन H पॉजिटिव ATPase। इट रिलीज बाय द फ्यूसिकोकम एमाइगडेली। ठीक है, ये जो फंगस होती है ये इसको रिलीज करती है टॉक्सिन को, जिसको हम FC टॉक्सिन भी बोलते हैं। ये करती क्या है, जो प्लांट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लांट के सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो H पॉजिटिव ATPase प्रेजेंट होते हैं ये इनको एक्टिवेट कर देती है। चलिए तो उसको एक बार मैच कर लेते हैं। जो FC है यानी फ्यूसिकोकिन है ये क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा H पॉजिटिव ATPase को, यानी B का हो जाएगा फोर्थ। और B का फोर्थ आपको दिया हुआ है दो ऑप्शन में। इसके बाद जो HC टॉक्सिन है ये क्या करता है, इज एन इनहिबिटर ऑफ हिस्टोन डीएसिटाइलेज इन मेनी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द प्लांट, इंसेक्ट्स एंड मैमल्स। इट रिलीज बाय द कोकिलोबोलस कार्बोनम। जो कोकिलोबोलस कार्बोनम है ये इस टॉक्सिन को रिलीज करता है, जिसको हम HC टॉक्सिन बोलते हैं। और ये करता क्या है, ये हिस्टोन डीएसिटाइलेज यानी HDAC को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो चलिए इसको मैच कर लेते हैं। HC टॉक्सिन क्या करेगा, ये इनहिबिट करता है हिस्टोन डीएसिटाइलेज को, यानी A का हो जाएगा थर्ड। और A का थर्ड केवल आपको एक ही ऑप्शन में दिया है, तो यानी हमारे पास सही आंसर आ गया है अपना सेकंड ऑप्शन। जो GA3 होता है, GA3 क्या है, देखिए GA3 क्या है, जिब्रेलिक एसिड 3 है जो इंक्रीज करता है प्लांट की ग्रोथ को। जबकि जो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर मॉलिक्यूल जिसको हम टेल बोलते हैं, इट एक्टिवेट स्पेसिफिक होस्ट जीन एक्सप्रेशन। मतलब कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो क्या करेंगे, किसी स्पेसिफिक जीन के एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर जो GA3 है ये एक्सेलरेट करेगा ग्रोथ को, यानी C का हो गया है सेकेंड और D का हो जाएगा 1, यानी एक्टिवेट द स्पेसिफिक होस्ट जीन एक्सप्रेशन। यानी हमारे पास जो सेकेंड ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी यूनिट नंबर 6 से ही आया है, यानी प्लांट फिजियोलॉजी से ही। आपको यहाँ पर कॉलम X के अंदर दिया है नो सिंथेसाइज मोर देन 30,000 टर्पिनोइड्स इन्वॉल्विंग 4 स्टेज ऑफ बायोसिंथेसिस। फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेप्स एंड द की क्लास ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन कॉलम Y। यानी कि ये क्वेश्चन आया है कि जो प्लांट के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट मिलते हैं जिनका नाम है टर्पिनोइड्स, और उनकी सिंथेसिस को लेकर ये क्वेश्चन दिया है आपको। कॉलम X के अंदर बताया है कि यहाँ पर जो बायोसिंथेटिक स्टेप है वो कॉलम X में बताया है, और इन स्टेप के लिए किस एंजाइम की रिक्वायरमेंट है ये आपको कॉलम Y के अंदर बताया है। मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट में आपको दिया है बायोसिंथेसिस ऑफ द 2 बेसिक 5 कार्बन यूनिट। जो टर्पिनोइड्स होते हैं वो 5 कार्बन की जो आइसोप्रीन यूनिट होती है उससे मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर जो बायोसिंथेसिस है ऑफ 2 बेसिक 5 कार्बन यूनिट, उसके लिए क्या होगा, देखो बायोसिंथेसिस ऑफ 2 बेसिक कार्बन 5 यूनिट, उसके लिए हमें जरूरत होती है HMG CoA सिंथेज की। ठीक है, HMG जो CoA है उसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी, यानी A का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। और A का थर्ड हमें केवल एक में ही दिया है, तो अगेन हम एक ही मैचिंग से अपने सही आंसर पर आ गए हैं। इसके बाद रिपीटेटिव एडिशन ऑफ C5 यूनिट, मतलब पहले तो C5 यूनिट को बनाया फिर इनको लगातार ऐड करेंगे, उसके लिए हमें ज़रूरत होती है मतलब ऐड करने के लिए प्रेनाइल ट्रांसफेरेज की। प्रेनाइल ट्रांसफेरेज की हमें रिक्वायरमेंट होगी उनको रिपीट करने के लिए, यानी कि B का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो B का देखो यहाँ पर आपको फोर्थ दिया है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक टर्पिनोइड स्केलेटन, उसके बाद जो टर्पिनोइड स्केलेटन है उसकी फॉर्मेशन होगी, उसके लिए हम यूज करते हैं टर्पीन सिंथेज। तो C का हो जाएगा 1। और यहाँ पर लास्ट बचा है मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्पिनोइड स्केलेटन, मतलब कुछ मॉडिफिकेशन अगर करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है P450 मोनो ऑक्सीजनेज, यानी D का हो जाएगा सेकंड। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये भी चीजें आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। तो यहाँ पर इस पेपर के अंदर जितने भी मैथ्स टाइप क्वेश्चन आए हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं, प्रैक्टिस कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।